एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे पाइवट टेबल ऑप्शंस के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में हम इन्हें एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इनको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे सेल्स डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम अपने डेटा की एक पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। पाइवट टेबल को क्रिएट करने के लिए अगर आपने अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर रखा है तो आप टेबल डिज़ाइन टैब में जाके समराइज विद पाइवट टेबल पे क्लिक करके अपने टेबल डेटा की पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट नहीं किया तो आप इंसर्ट टैब में जाइए और यहाँ पर पाइवट टेबल पे क्लिक करके अपने डेटा की पाइवट टेबल क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और लोकेशन में यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पाइवट टेबल के ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर दो टैब मिल जाते हैं जैसे हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं, एक होता है डिज़ाइन टैब और एक होता है पाइवट टेबल एनालाइज टैब। इस ऑप्शन को सीखने से पहले ये जो हम ऑप्शंस के बारे में सीखने जा रहे हैं, पाइवट टेबल ऑप्शन या फिर पाइवट टेबल एनालाइज टैब से पहले आपको डिज़ाइन टैब आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने डिज़ाइन टैब पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अगर आपको डिज़ाइन टैब नहीं आएगा तो आप इन ऑप्शन को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, यानी समरी बना लेते हैं अपने डेटा की मदद से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसकी हाइट कम, थोड़ी विड्थ कम कर देता हूँ। अब देखिए प्रोडक्ट को मैं डाल रहा हूँ रो में। ठीक है, तो मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। और यहाँ पर मेरे पास कंपनी है, यहाँ पर मैं कंपनी को प्रोडक्ट के नीचे रख रहा हूँ, तो यहाँ पर कंपनी आ गई है। जैसे कि सीपीयू की जो कंपनी होगी डेल, इंटेल, ऐसी कीबोर्ड की होगी, माउस की। ठीक है, अलग अलग कंपनी होती है हमारे पास, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट को मैं डाल दे रहा हूँ वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर सीपीयू का टोटल अमाउंट हो गया, कीबोर्ड का हो गया, माउस का हो गया, प्रिंटर का हो गया, और ऐसे यहाँ पर इनका कंपनी वाइज भी यहाँ पर टोटल अमाउंट देख सकते हैं। ठीक है, यानी डेल ने कितने सीपीयू बेच दिए, इंटेल ने कितने बेच दिए, इस तरीके से। ठीक है, तो एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार कर दी। अब देखिए यहाँ पर हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन मिलते हैं जो कि बहुत यूज़फुल है। ठीक है, सबसे पहले देखिए टॉप में यहाँ पर पाइवट टेबल नेम शो होता है। अब पाइवट टेबल नेम क्या होता है, जैसे कि देखिए जब हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे टेबल का नेम होता है। जैसे कि मैंने अपने टेबल का नेम यहाँ पर सेल डेटा टीवी दे रखा है। अगर हमारे पास ज़्यादा टेबल है, बहुत सारी टेबल है, और अगर हम चाहते हैं कि अपनी टेबल को नाम से ही जान लेना कि भाई ये टेबल हमारी इससे होगी, यानी जैसे ही मैंने अपनी टेबल का नाम पढ़ा मैं समझ गया भाई ये प्रोडक्ट की टेबल है या फिर सेल डेटा की टेबल है, तो इसलिए हमको अपनी टेबल का नेम देना ज़रूरी है। ठीक है, जिससे कि हमें पता चले। ऐसे ही हमें अपनी पाइवट टेबल का भी नेम देना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं समझ जाऊँगा कि भाई ये मेरे सेल डेटा है। ठीक है, यहाँ पर टेबल जो है, ऐसी मेरे पास अगर काफ़ी सारी पाइवट टेबल है तो भाई मैं नाम से ही पता चला लगा लूँगा कि ये मेरी सेल डेटा है या फिर ऑर्डर की है, कस्टमर की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपनी पाइवट टेबल का नेम देंगे। हम डायरेक्ट यहाँ से भी दे सकते हैं ऑप्शन में जाके, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेल डेटा पीवी। ठीक है, सेल डेटा पीवी। ठीक है, कुछ इस तरीके से दे दिया। अब यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी वही लिख कर आ रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे लेआउट एंड फॉर्मेट। सबसे पहले लेआउट एंड फॉर्मेट में हमारे पास लेआउट, और यहाँ पर देखिए जो पहला हमारे पास है वो है मर्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेबल्स। अब लेबल्स क्या होते हैं, जैसे देखिए ये हमारे पास लेबल्स है, ये सीपीयू ये हमारा लेबल है, कीबोर्ड ये हमारा लेबल है, माउस ये लेबल है, प्रिंटर ये लेबल है। देखिए ये हाईलाइट हो रखा है, बोल्ड हो रखा है, तो ये हमारे लेबल है। यहाँ पर जो ये नीचे जो हमने कंपनी ऐड करी है यहाँ पर रो में, ये लेबल नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट को नीचे कर दूँ, कंपनी को ऊपर कर दूँ, तो अब हमारे जो कंपनी का नेम है ये हमारे लेबल है। ठीक है, जैसे कि कैनन, डेल, एचपी, इंटेल ये हमारे लेबल है। ठीक है, लेकिन मैं अगर कंपनी को नीचे कर दूँ, प्रोडक्ट को ऊपर कर दूँ, तो अब हमारा क्या लेबल हो गया, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। तो ये हमारे लेबल है। ठीक है, और ये ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है भाई मर्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेबल्स, यानी हम इनको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। अब मर्ज एंड सेंटर तो यार हमने होम टैब में सीखा, ये क्या करता है सेल को मर्ज करके और जो भी उसमें वैल्यू होती है सेंटर में कर देता है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें डिज़ाइन टैब आना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे, इसके बाद लेआउट ग्रुप में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉर्म होता है, यानी जो हमारा लेआउट होता है वो होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म पे क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म मिलता है। इसके बाद आउटलाइन फॉर्म, आउटलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा,
जैसे कि देखिए यहाँ पर ये रो है, रो फील्ड है, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट डाला है, प्रोडक्ट वाला कॉलम डाला, और यहाँ पर मैंने कंपनी वाला कॉलम डाला, और ये जो दोनों हमारे पास कॉलम है ये एक ही कॉलम में शो रहा है। जैसे कि देखिए हमारा प्रोडक्ट जो कि सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, और जो कंपनी है वो भी इसी में शो रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एक कॉलम में आए, कंपनी एक कॉलम में आए, यानी सेपरेट सेपरेट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारे प्रोडक्ट अलग आ रहे हैं और जो कंपनी है वो अलग आ रही है। ठीक है, ये होता है आउटलाइन फॉर्म। अब अगर हम चाहते हैं यहाँ पर जो हमारे सेल्स है उनकी आउटलाइन शो हो जाए, यानी जो ग्रिड लाइन होती है वो शो हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे। टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से जो हमारी ग्रिड लाइन होती है वो शो हो जाती है। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो हमारा ऑप्शन में मर्ज एंड सेंटर वाला ये जो ऑप्शन है, ये हमारा ये जो टेबुलर फॉर्म है, ये जो हमारा लेआउट में जो टेबुलर फॉर्म है सिर्फ इसी पर ही वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आउटलाइन फॉर्म या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगे तो ये ऑप्शन वर्क नहीं करता। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है चलिए सीखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सीपीयू के नीचे सेल है एक, ऐसे कीबोर्ड के नीचे दो सेल है, मैं चाहता हूँ इनको मर्ज करके सेंटर कर देना, जिससे कि हमारा ये जो हमारा लेवल है सीपीयू कीबोर्ड ये सेंटर में आए। तो हम एक काम तो क्या कर सकते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाते हैं, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो भाई ये तो हुआ नहीं, क्योंकि देखिए ये जो हमारा मर्ज एंड सेंटर है ये पाइवट टेबल पे वर्क नहीं करता। तो अगर आपको मर्ज एंड सेंटर करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे, सिंपल ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए सीपीयू हो गया मर्ज एंड सेंटर, कीबोर्ड हो गया मर्ज एंड सेंटर, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, इसके नीचे जितने सेल थे एक्स्ट्रा उनको मर्ज करके हमारा जो लेवल था सेंटर में कर दिया। अब देखिए डिज़ाइन टैब में जाएंगे, अगर मैं यहाँ पर अपने लेआउट को चेंज कर दूँ, यानी टेबुलर फॉर्म की जगह मैं आउटलाइन पे क्लिक कर दूं, तो देखिए जो हमारे सेल मर्ज एंड सेंटर हुए थे लेवल के साथ वो अब नहीं है। ठीक है, और अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म पे करेंगे तो वो होएगा ही नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या करता है, जितने भी हम रो में अपने कॉलम डालते हैं वो एक ही कॉलम में देता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की, हमेशा टेबुलर फॉर्म पे वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, अनचेक कर देते हैं यहाँ पर और ओके पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वैन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म इंडेंट रो लेबल्स। तो ये कब वर्क करता है, जब हमारा जो फॉर्म यानी जो हमारा लेआउट है पाइवट टेबल का वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा और ये लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर का इंडेंट देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म से कर देते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म। अब जैसे कि देखिए ये हमारे रो लेवल होते हैं, मैंने आपको बता दिया रो लेवल कौन सा होता है, जो रो में सबसे टॉप में होता है उसे हम रो लेवल कहते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए कंपनी, और इनको क्या एक कैरेक्टर का लेफ्ट साइड से इंडेंट मिला हुआ है। क्या करेंगे, हम पाइवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो इंडेंट है इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, 5 कर दिया, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर का इंडेंट मिल गया। ठीक है, और अगर मैं इसको 0 कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो ये जो सीपीयू का सी है और ये जो डेल का डी है ये एकदम नीचे आ जाएंगे, यानी एकदम स्ट्रेट आ जाएंगे। देखिए इंडेंट एकदम ही हटा दिया लेफ्ट साइड से। और यहाँ पर ये जो बटन देख रहे हो इन्हें कहते हैं कॉलैप्स और एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, डेटा को कॉलैप्स और एक्सपेंड। यहाँ पर देखिए माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलैप्स कर रहा है, प्लस पे क्लिक करते हैं तो एक्सपेंड होता है। इन बटन को अगर आप हाइड करना चाहते हो तो पाइवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे, इसके बाद शो ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर देखिए बटन का ऑप्शन है, इसको डी सिलेक्ट कर देंगे तो ये जो बटन है हमारे हाइड हो जाएंगे। अब देखिए कितने अच्छे से देख सकते हैं जो हमारा इंडेंट यहाँ पर हमने 0 करा है। अगर मैं यहाँ पर इंडेंट इनको इंक्रीज कर दूंगा एक कैरेक्टर का तो यहाँ पर देखिए एक कैरेक्टर का इंडेंट आ रहा है। अब ये जो बटन है हमने यहाँ से बटन तो हाइड कर दिया, तो हम क्या अपने डेटा को यहाँ से कॉलैप्स या एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। बटन को यहाँ से हाइड करने के बाद भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एनालाइज टैब में जाएंगे, यहाँ पर एक्टिव फील्ड में जाएंगे, एक्टिव फील्ड ग्रुप में, और यहाँ पर देखिए हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, ये होता है कॉलैप्स का और ये होता है एक्सपेंड का। तो यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड, और यहाँ पर माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलैप्स करेगा। तो देखिए कॉलैप्स और यहाँ पर एक्सपेंड, कॉलैप्स एक्सपेंड। ठीक है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं अगर हम बटन हाइड कर देते हैं, लेकिन अगर हम बटन शो करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इजी। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इंडेंट भी सीख लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया और रिपोर्ट फिल्टर फील्ड्स पर कॉलम, मतलब आप अपने फिल्टर को कितने कॉलम में शो करना चाहते हो, कुछ इस तरीके से ही है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितने भी मेरे पास यहाँ पर कॉलम है मैं उन सभी को यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से इन सभी कॉलम को फिल्टर में डाल रहा हूँ और यहाँ पर इसको ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डेट का कॉलम,
इसके बाद यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट, इसके बाद आ रहा है अमाउंट, इसके बाद क्वांटिटी, कंपनी, इसके बाद टोटल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने फ़िल्टर लगा दिए सारे। ठीक है, यहाँ पर ये फ़िल्टर है सारे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले देखिए रिपोर्ट फिल्टर फील्ड पर कॉलम अभी 0 है। यहाँ पर मैं जैसे इसको 1 करूँगा तो ये जितने भी अभी सिंगल एक ही कॉलम में दिख रहे हैं ये अब सभी एक एक कॉलम में आ जाएंगे, यानी सेपरेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर डेट का अलग हो गया, प्रोडक्ट, अमाउंट, क्वांटिटी, कंपनी एंड टोटल अमाउंट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर हम चाहते हैं एक कॉलम में 2 फिल्टर आए तो मैं इसको 2 कर दूंगा। ओके, तो देखिए अब ये 2 हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर एक और ऑप्शन मिलता है, ये हमारा ऑप्शन है कि हम किस तरीके से अपने फिल्टर को शो करना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, एक होता है डाउन देन ओवर, एक होता है ओवर देन डाउन। बाय डिफॉल्ट डाउन देन ओवर होता है, डाउन देन ओवर को समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने लगा रखा डेट, इसके बाद है प्रोडक्ट। ठीक है, डेट के बाद प्रोडक्ट है, यहाँ देखिए डेट, इसके बाद प्रोडक्ट, यानी ये डाउन हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अमाउंट आ रहा है डाउन, इसके बाद ओवर, इसके बाद यहाँ पर अमाउंट के नीचे क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी यानी QTY आ रहा है। इसके बाद देखिए कंपनी यानी ओवर, फिर इसके बाद टोटल यानी डाउन, फिर इसके बाद ओवर देन डाउन, इस सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, अभी डाउन देन ओवर है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर ओवर देन डाउन कर दूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 कॉलम में। अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए डेट के बाद प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, ये ओवर करेगा। तो डेट, इसके बाद देखिए प्रोडक्ट आ रहा है यानी ओवर। ठीक है, इसके बाद अमाउंट है तो यहाँ पर देखिए डाउन, फिर उसके बाद QTY यानी क्वांटिटी, ओवर देन डाउन देन ओवर। ठीक है, तो ये होता है कुछ इस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। मुझे तो इतना कुछ लगता नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपको लगता है किसी टाइम अगर लगे आपको कि भाई ये यूज़फुल ऑप्शन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, डाउन देन ओवर, ओवर देन डाउन। ठीक है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर दे रहा हूँ ओवर देन डाउन। ठीक है, डाउन देन ओवर। और यहाँ पर ये जो फिल्टर है मैं हटा देता हूँ इनको। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना छोटा सा एक बना लेते हैं, प्रोडक्ट को रख लेते हैं, यहाँ पर कंपनी को रख लेते हैं, और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है यहाँ रख लेते हैं। अब देखिए मैंने पाइवट टेबल अपनी यहाँ क्रिएट करी थी, लेकिन जब मैंने फ़िल्टर लगाए तो मेरी जो पाइवट टेबल है वो नीचे आ गई। अब मुझे इसको यहाँ पर मूव करना है तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। पाइवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे, यहाँ पर एक्शन ग्रुप में जाएंगे, मूव टू पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। अगर आप अपनी पाइवट टेबल को एक न्यू वर्कशीट पे मूव करना चाहते हो तो आपको न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक न्यू शीट आ जाएगी और आपकी पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट पे चले जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो एग्जिस्टिंग शीट पर ही कहीं और मूव करना तो आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसके बाद यहाँ पर आपको उस सेल की लोकेशन दे देनी है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए पाइवट टेबल हमारी मूव हो जाएगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, डायरेक्ट आप अपनी पाइवट टेबल को सिलेक्ट करिए, ये जो आउटलाइन है ग्रीन वाली, यहाँ पर जाइए, माउस पॉइंटर को लेके जाइए, लेफ्ट बटन को प्रेस करके कुछ इस तरीके से आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए तो आपकी पाइवट टेबल मूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो मूव करने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है देखिए यहाँ पर एरर वैल्यूज़। ठीक है, एरर वैल्यूज़ और यहाँ पर एम्प्टी सेल वैल्यूज। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये जो कंपनी है, कंपनी नहीं, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को मैं डाल देता हूँ कॉलम में। ठीक है, प्रोडक्ट को मैंने कॉलम में डाला। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे एम्प्टी सेल है। ठीक है, काफ़ी सारे एम्प्टी सेल है। मैं चाहता हूँ जितने भी एम्प्टी सेल है वहाँ पर मैं 0 दे दूँ। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी एम्प्टी सेल है यहाँ पर मैं चाहता हूँ उनमें 0 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमको इसको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं 0 लिखूँगा और ओके, तो देखिए यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कुछ और टाइप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी लिख देते हैं तो देखिए एम्प्टी लिख कर आ रहा है। नथिंग लिखेंगे तो नथिंग आएगा, यानी कुछ भी आप यहाँ पर वैल्यू नंबर या फिर आप टेक्स्ट वैल्यू शो कर सकते हो जो भी आपके एम्प्टी सेल है, यानी खाली सेल। ठीक है, जिनमें वैल्यू नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ोगे तो वो ब्लैंक ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ब्लैंक रहेगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एरर वैल्यूज़ के लिए भी होता है। अगर आपके डेटा में कुछ एरर है तो एरर शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक एरर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ये जो क्वांटिटी है, यहाँ पर देखिए 18 तारीख। ठीक है, 18 तारीख, यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस करके 2 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो यहाँ पर हैश डिप का एरर आ जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैश डिप का एरर आ रहा है क्वांटिटी में और टोटल अमाउंट में भी, लेकिन यहाँ पर ये एरर अभी शो नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पाइवट टेबल को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के लिए पाइवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे, इसके बाद डेटा ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर देखिए रिफ्रेश के ऑप्शन मिल जाते हैं। रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो वो इसी पाइवट टेबल के लिए होता है, यानी इसी शीट के लिए होगा। रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी फाइल के लिए होता है। ठीक है, तो रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो हमारा डेटा था इसमें रिफ्रेश हो गया, अपडेट हो गया, और यहाँ पर जो हमारा एरर था वो यहाँ पर शो हो रहा है। आप राइट क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एरर शो हो रहा है। ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पर मैं एरर, जहाँ पर भी एरर है वहाँ पर ब्लैंक सेल शो करना चाहता हूँ, तो इसको चेक करेंगे और ये जो सेल है इसको ब्लैंक रहने देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो एरर था वहाँ पर ब्लैंक सेल शो हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ टाइप करना चाहते हो जैसे कि ज़ीरो, नथिंग या एरर या कुछ भी, तो यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एरर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी एरर वाले सेल है वहाँ पर एरर लिख कर आ जाएगा, जैसे कि ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि अगर एरर आए तो यहाँ पर वो एरर ही शो करे। अगर आप चाहते हो कि वो ब्लैंक शो करे तो आपको बस इसको चेक कर देना है, इसको ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक शो करेगा। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ और यहाँ पर ये जो वापस इसको मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, 11 थी आई थिंक। और यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट। तो देखिए जब भी हम अपडेट या फिर रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारी पाइवट टेबल की जो विथ है, कॉलम की जो विथ है, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। ठीक है, चाहे हम उसको रिफ्रेश करें या फिर कुछ भी अपडेट करें। कुछ भी अपडेट मतलब अगर हम फिल्टर वगैरह भी कर दें, जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर इसकी कॉलम विथ कितनी इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए फिर से पहले जैसे होगी। ठीक है, रिफ्रेश चाहे मैं राइट क्लिक करके करूँ या फिर इस पर क्लिक करूँ, देखिए रिफ्रेश करने से ऑटोमेटिक हो जा रही है। लेकिन मैंने देखिए यहाँ पर इसकी विथ को ऐसे कर दिया, इसके बाद ऑप्शन पे जाके इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ। ओके, देखिए अब यहाँ पर मैं इसको कितना भी रिफ्रेश कर लूँ, राइट क्लिक कर लूँ, ठीक है, तो ये कॉलम विथ को ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं करेगा, ऑटो फिट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप फिल्टर करो, कुछ भी करो, आपके जो डेटा की कॉलम विथ है ऑटोमेटिक वो ऑटो फिट कर दे आपके डेटा के अनुसार, तो आपको इस ऑप्शन को हमेशा चेक करके रखना है। जैसे ही मैं इसको चेक करके ओके पे क्लिक करूँगा, जो मेरा कॉलम की विथ है वो ऑटो फिट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक करते हो, इसके बाद आप कुछ भी अपडेट या कुछ भी चेंजेस करोगे कॉलम विथ को, वो ऑटोमेटिक मतलब ऑटो फिट नहीं करता। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर है प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। तो ये जब तक आपका ऑप्शन चेक रहेगा, जो भी आप अपने पाइवट टेबल में फॉर्मेटिंग दोगे वो फॉर्मेटिंग रहेगी। जैसे कि देखिए ये ऑप्शन अभी यहाँ पर चेक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं अपने डेटा को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ, होम टैब पे जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं फॉन्ट कलर मैंने दे दिया, बोल्ड इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन भी दे दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग करी। अब यहाँ पर मैं कुछ भी करूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, अभी भी फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ, कुछ भी यहाँ पर अगर हम करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर अभी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन है वो वाला प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट, ये अभी भी है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को अनचेक करके ओके पे क्लिक करूँगा तो जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग दी है वो सब चली जाएगी। देखिए फॉर्मेटिंग गई। अब यहाँ पर देखिए मैं फिर से फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह दे देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज टैब में जाकर रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा या फिर मैं कुछ भी चेंजेस करता, चाहे फिल्टर लगाता, कुछ भी, ये फॉर्मेटिंग तब भी चले जाती। ठीक है, कुछ भी अपडेट करने पे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप कुछ भी फॉर्मेटिंग कर रहे हो वो रहे आपकी पाइवट टेबल पे, तो आपको इसको चेक करके रखना है। इसके बाद देखिए ये ऑप्शन हो गए। अब यहाँ पर चलते हैं टोटल एंड फिल्टर्स। टोटल एंड फिल्टर्स में देखिए ग्रैंड टोटल्स का ऑप्शन आ रहा है, शो ग्रैंड टोटल्स फॉर रोज आ रहा है और शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये ग्रैंड टोटल हमारे पास यहाँ पर रो के लिए होते हैं और ये वाले हमारे पास कॉलम के लिए होते हैं। ठीक है, हम डिज़ाइन टैब में जाके भी अपने ग्रैंड टोटल्स को यहाँ पर से शो एंड हाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डिज़ाइन टैब में भी बता रखा है। लेकिन अगर हम जाएंगे ऑप्शंस में और यहाँ पर टोटल एंड फिल्टर, तो यहाँ पर भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको अनचेक करेंगे तो जितने भी हमारे ग्रैंड टोटल रो में शो हो रहे हैं वो यहाँ से हाइड हो जाएंगे। देखिए यहाँ से चले गए। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कॉलम से भी चले जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी अनचेक करेंगे तो कॉलम से भी चले जाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि शो हो जाए तो यहाँ पर इन दोनों को चेक कर देंगे
ओके पे क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर दूंगा फॉर रो एंड कॉलम। ठीक है, मैंने ऑफ करा, यहाँ से चले गया, और यहाँ पर अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो देखिए वहाँ पर ऑटोमेटिक अनचेक हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ से करो चाहे डिज़ाइन टैब से करो, वो दोनों पे ही वर्क करता है, यानी लिंक है एक तरीके से दोनों ऑप्शन ही। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको चेक कर देता हूँ जिससे कि हमारे जो ग्रैंड टोटल है वो शो हो जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है सब टोटल फिल्टर पेजेस आइटम, पेज आइटम। तो देखिए ये ऑप्शन हमारा जो वर्क करता है ये OLAP। ठीक है, OLAP या जो मतलब हम डेटा जो ऑनलाइन या फिर एसक्यूएल सर्वर की मदद से या फिर किसी भी सर्वर की मदद से जब हम डेटा की मदद से पाइवेट टेबल क्रिएट करते हैं तब ये ऑप्शन हमारा इनेबल होता है, तब हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से इसमें कुछ ऑप्शन है जो कि OLAP ये वाला टूल यूज़ करेंगे, या फिर जब हम एसक्यूएल की मदद से जब डेटा इंपोर्ट करेंगे या फिर एसक्यूएल के अलावा कोई और भी सर्वर की मदद से डेटा इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे, तब इन ऑप्शन को मैं ज़रूर क्लियर कर दूंगा, ये जो कुछ ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड। ये क्या करता है, देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डेटा है यहाँ पर मैं टोटल हटा दे रहा हूँ। ठीक है, टोटल हटा दे रहा हूँ, प्रोडक्ट हटा दे रहा हूँ, क्वांटिटी रखते हैं। ठीक है, जिससे कि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्वांटिटी रख रहे हैं, और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फ़िल्टर लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर सर्च में मैं लिख रहा हूँ आई, मतलब आई जिन जिन मतलब जो भी हमारी कंपनी के नेम है जिनमें भी आई आ रहा है सिर्फ उन्हीं का डेटा दिखाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंटेल, इंटेक्स और यहाँ पर लॉजिटेक, इनमें आई आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 28, 15 और यहाँ पर 5 क्वांटिटी। ठीक है, अभी मैंने एक फ़िल्टर लगाया है, मैं चाहता हूँ इस पर एक और फ़िल्टर लगाना। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा वैल्यूज़ फ़िल्टर और यहाँ पर ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन पे क्लिक करा। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर जो आई से मेरे पास जितने भी कंपनी के नेम है उनकी जो क्वांटिटी है वो है हमारे पास 28, 15, 5। लेकिन मैं चाहता हूँ इन तीनों, अगर अभी तो हमारे पास 3 है तो मैं ईजिली समझ पा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए आई से हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं 10, 15। मैं चाहता हूँ जिनकी क्वांटिटी 15 से ज़्यादा है, जिनकी क्वांटिटी 15 से ज़्यादा है वही मुझे दिखाए कंपनी जिनका आई से नेम है। ठीक है, जिनके नेम में आई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 से ज़्यादा सिर्फ यहाँ पर इंटेल में, देखिए यहाँ पर मैं इंटेल को दिखा देता हूँ 15 से ज़्यादा। ठीक है, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू करता तो ये इंटेक्स को भी लेता। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल ग्रेटर देन ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं 15 डाल रहा हूँ, तो इसको सिर्फ यहाँ पर किसको दिखाना चाहिए, इंटेल को। ठीक है, क्योंकि इंटेल की 15 से ज़्यादा क्वांटिटी है 28। ठीक है, लेकिन देखिए इसने क्या करा, यहाँ पर देखिए इसने डेल को दिखा दिया और यहाँ पर जो क्वांटम है उसको दिखा दिया। ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ यहाँ पर इंटेल को ही दिखाना चाहिए, तो इसने क्या करा, जो मेरा यहाँ पर दूसरा फिल्टर था सिर्फ उसी को यहाँ पर इसने लगाया, जो पहला वाला जो मेरा फिल्टर था आई वाला, जो कि जिस कंपनी में आई आता है सिर्फ उसी कंपनी की क्वांटिटी दिखाए, वो वाला फ़िल्टर इसने हटा दिया। तो यहाँ पर मल्टीपल फ़िल्टर यूज़ नहीं हो पाया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जाएंगे, ये ऑप्शन देखिए अभी अनचेक है। अगर मैं इसको यहाँ पर चेक भी कर दूँ और यहाँ पर ओके पे क्लिक करूँ तब भी देखिए ये ऑप्शन अभी हमारा वर्क नहीं करेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, इस फिल्टर को फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन हमारा पहले अनचेक है और अगर हमने मल्टीपल फिल्टर लगा दिया और अगर हमारा रिजल्ट यहाँ पर गलत आया, उसके बाद हम मल्टीपल फिल्टर को चेक कर रहे हैं, तब भी ये हमें जो रिजल्ट है वो पुराना वाला देगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको चेक करना है अगर हम मल्टीपल फिल्टर लगा रहे हैं, इसके बाद हम अपने फिल्टर को लगाएंगे। सबसे पहले क्लियर कर देंगे सारे फिल्टर। अब पहला फिल्टर लगाएंगे हम यहाँ पर आई वाला। ठीक है, यहाँ पर जितने भी कंपनी के नेम में आई आ रहा है वो दिखाएगा। अब मैं चाहता हूँ इन तीनों कंपनी में जिसमें 15 से ज़्यादा क्वांटिटी है, ठीक है, उनका ही डेटा दिखाए। तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं वैल्यू फिल्टर में जाके ग्रेटर देन और यहाँ पर मैं 15 टाइप करूँगा, ओके पे क्लिक करेंगे तो अब ये यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ इंटेल दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हमने पहले चेक करा है, इस वजह से ये दिखा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये ऑप्शन क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिल्टर। तो ये होता है हमारा मल्टीपल फिल्टर। ठीक है, अलाउ मल्टीपल फिल्टर, अगर आप 2 या 2 से अधिक फिल्टर यूज़ करना चाहते हो। अब देखिए यहाँ पर यूज़ कस्टम लिस्ट व्हेन शॉर्टिंग डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टम लिस्ट भी होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कंपनी हटा रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को रख ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 4 प्रोडक्ट है और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, जितनी कम यहाँ पर लेवल्स होंगे। तो देखिए CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। अभी देखिए ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है
ये हमारा अभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये अभी किस तरीके से आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा ले रहा है। यहाँ पर देखिए मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा। यानी हम इसको यहाँ से असेंडिंग कर सकते हैं और इसको डिसेंडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर चाहते हैं एक कस्टम शॉर्ट क्रिएट करना, कस्टम शॉर्टिंग, यानी मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये प्रिंटर दिखाए, उसके बाद CPU दिखाए, फिर माउस दिखाए, कीबोर्ड दिखाए। इस तरीके से अगर हम एक कस्टम शॉर्ट के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए ये जो ऑप्शन है हमारा, इसको चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमको कस्टम लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। कस्टम लिस्ट को क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा जो एक्टिव सेल हो वो हमारे डेटा पे हो, पाइवट टेबल पे होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो आपका जो एक्टिव सेल हो वो आपके डेटा में होना चाहिए। इसके बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे कस्टम शॉर्ट पे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, कस्टम शॉर्ट वाला। यहाँ पर आपको जाना है ऑर्डर में और यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए कस्टम लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये, ठीक है। पहला तो ये तरीका हो गया इसको ओपन करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, फाइल टैब पे क्लिक करिए, ऑप्शंस पे क्लिक करिए, इसके बाद आपको एडवांस में जाना है, इसके बाद आपको एकदम नीचे चले जाना है और यहाँ पर देखिए एडिट कस्टम लिस्ट, वही ऑप्शन आएगा जो वहाँ से आया था, ठीक है, कस्टम शॉर्ट से। अब यहाँ पर देखिए हम एक कस्टम लिस्ट ऐड कर देंगे कस्टम शॉर्ट करने के लिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ सबसे पहले भाई आ जाए यहाँ पर प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर के बाद आए यहाँ पर CPU, इसके बाद यहाँ पर आ जाए कीबोर्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आ जाए माउस, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक कस्टम लिस्ट तैयार कर दी। इसको ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसको भी ओके कर देंगे। तो देखिए अभी हम यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि जो अल्फ़ाबेटिकल होता है असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पाइवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, टोटल फिल्टर्स, और यहाँ पर एक बार इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। इसके बाद ओके, ठीक है, अनचेक कर रहा हूँ और यहाँ पर एक बार फिर से इसको असेंडिंग ऑर्डर कर देता हूँ जिससे कि असेंडिंग ऑर्डर में आए। तो देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकल है, इसके बाद यहाँ पर असेंडिंग। लेकिन अब मैं जैसे ही यहाँ पर इस ऑप्शन को चेक करूँगा, ठीक है, यूज़ कस्टम लिस्ट, तो जो मैंने वहाँ पर कस्टम लिस्ट बनाई है, पहले प्रिंटर दिखाएगा, इसके बाद CPU दिखाएगा, इसके बाद कीबोर्ड दिखाएगा, उसके बाद माउस दिखाएगा। तो देखिए पहले प्रिंटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, यानी ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है। ये जो मैंने कस्टम लिस्ट क्रिएट करी थी, कस्टम शॉर्ट क्रिएट करा था, ये उसमें दे रहा है अब, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रिंटर और यहाँ पर CPU, कीबोर्ड, माउस, तो ये देखिए ना तो ये असेंडिंग में अल्फ़ाबेटिकल ना ही डिसेंडिंग में, जो मैंने कस्टम शॉर्ट क्रिएट करा कस्टम लिस्ट, ये उसके अनुसार दे रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको यहाँ से अनचेक करूँगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो अपनी कस्टम लिस्ट को क्रिएट करके, अगर आप कस्टम शॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, जो असेंडिंग ऑर्डर है उसी को ही रखना चाहता हूँ मैं। इसके बाद देखिए डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ और ऑप्शन भी सीखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले शो एक्सपेंड कॉलेफ बटन, तो ये वही बटन है जो यहाँ पर मैंने दिखाए थे, ये वाले बटन। सबसे पहले देखिए मैं कंपनी को प्रोडक्ट के नीचे रख देता हूँ, तो देखिए ये बटन आ गए हैं। तो जो बटन हम यहाँ से हाइड कर रहे थे और शो कर रहे थे, वही बटन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, शो एंड हाइड। देखिए यहाँ पर इसको अनचेक करेंगे, ओके, तो देखिए यहाँ पर वो हमारे बटन हाइड हो गए और यहाँ से भी देखिए ये ऑटोमेटिक डीसेलेक्ट हो गया। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर बटन शो हो रहे हैं और यहाँ पर भी देखिए ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए शो कॉन्टेक्चुअल टूल टिप्स, ये क्या करता है, जैसे कि अपने हम माउस के पॉइंटर को अपने किसी भी वैल्यू पे लेके जाते हैं तो यहाँ पर वो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स देता है, यानी एक छोटी सी विंडो आ रही है और यहाँ पर उसके बारे में बता रहा है कि रो, CPU, डेल, वैल्यू 10, सम ऑफ क्वांटिटी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप ये डिटेल देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको इसको इस ऑप्शन को चेक करके रखना है अगर आप ये डिटेल देखना चाहते हो। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल देखना नहीं चाहते, ये जो टूल टिप्स आता है, आपको क्या करना है, इसको अनचेक करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब देखिए वो डिटेल नहीं आएगी, जो वो टूल टिप्स आता है वो अब नहीं आएगी, ठीक है, जो छोटी सी टिप्स वगैरह देता है। तो यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे तो वो हमारी जो टिप्स होती है टूल टिप्स वाली, वो वापस शो हो जाएगी।
इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हमारा OLAP वाला ही टूल्स का ही है, तो इसको अभी हम स्किप करेंगे। इसके बाद देखिए डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो जो हमारे जो कैप्शंस वगैरह होते हैं, जो हमारे कॉलम्स वगैरह के, उनको यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कॉलम लेबल हो गया, रो लेबल हो गया, यहाँ पर हम जाएंगे और डिस्प्ले में अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा, ओके, तो देखिए जो हमारे कैप्शन होते हैं वो यहाँ से हाइड हो जाएंगे। और अगर आप इसको शो करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसको चेक करना है और वो हमारे रो लेबल कॉलम लेबल शो कर देगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, अगर आप अपने पाइवट टेबल का लेआउट क्लासिक करना चाहते हो तो आपको इसको चेक करना है, ओके। तो देखिए पाइवट टेबल का जो लेआउट है वो क्लासिक हो जाएगा। अब क्लासिक में फ़ायदा क्या रहता है, देखिए पहले कुछ इस तरीके से आता था। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि आपको रो फील्ड है, यहाँ पर कॉलम फील्ड है, यहाँ पर आपकी वैल्यू फील्ड है, कुछ इस तरीके से। तो आप अपने क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अपने अपने प्रोडक्ट को उठा के डाल दिया रो में, तो देखिए रो फील्ड बता रहा है। इसके बाद ऊपर आपकी कॉलम फील्ड बता रहा है, यहाँ पर मैं कंपनी को डाल दूंगा तो ये हमारी कॉलम फील्ड होगी। मैं कंपनी को यहाँ पर रो में डाल देता हूँ, प्रोडक्ट को डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये मेरी यहाँ पर रो फील्ड होगी, ये हमारी कॉलम फील्ड होगी, ये हमारी वैल्यू फील्ड है। वैल्यू को उठा के डाल देंगे यहाँ पर वैल्यूज़ में, जो हमारा टोटल अमाउंट था, तो देखिए वैल्यू फील्ड। तो ये क्या होता है, ये हमारा क्लासिक लेआउट है, ठीक है, पाइवट टेबल का। और ये टेबुलर फॉर्म में आता है, देखिए यहाँ पर ग्रिड लाइन शो हो रही है, तो ये टेबुलर फॉर्म में। तो अगर आपको क्लासिक लेआउट यूज़ करना है तो आपको इसको चेक करना है, नहीं यूज़ करना तो देखिए इसको अनचेक कर दीजिए। देखिए इसमें हमें यहाँ पर देखिए ग्रिड लाइन मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑप्शंस पे जाएंगे, डिस्प्ले। अब देखिए यहाँ पर शो दी वैल्यू रो, शो दी वैल्यू रो क्या करता है, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको चेक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर एक रो ऐड हो जाती है ऊपर टॉप में, और उसमें वैल्यूज़ लिखा होगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आई नहीं, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक से ज़्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मेरे पास यहाँ पर देखिए अभी एक ही है, इसलिए यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा। एक से ज़्यादा डालेंगे तब शो होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अमाउंट को भी डाल देता हूँ, जैसे अमाउंट को डालूंगा तो देखिए यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जो एक काम कर रहा हूँ, सबसे पहले कंपनी हटा रहा हूँ, प्रोडक्ट को यहाँ रख लेते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे छोटा डेटा रहेगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं अमाउंट को हटा देता हूँ, क्योंकि एक रहेगा तो वो वैल्यू शो नहीं होगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ में डालेंगे अपनी वैल्यूज़, जैसे कि मैंने टोटल अमाउंट डाला, फिर उसके बाद अमाउंट डाला, तो वैल्यूज़ वाला जो है यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये बताएगा कि हमारे पास यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ रो है, ठीक है। तो ये होता है वैल्यूज़ का। अगर मैं यहाँ पर इसको हटाना चाहता हूँ, यानी हाइड करना चाहता हूँ, सिंपल इसको हम अनचेक करेंगे, ओके, तो देखिए वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले में जो ये बाकी के ऑप्शन देख रहे हो, ये हमारा वही OLAP टूल्स वाला है, ठीक है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर फील्ड लिस्ट आ रहा है। अब फील्ड लिस्ट क्या है, ये हमारे पास फील्ड लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फील्ड लिस्ट है, और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में जाएंगे, शॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर, ठीक है। तो अभी जो हमारी फील्ड लिस्ट आ रही है वो डेटा जो डेटा के अनुसार यहाँ पर शॉर्ट हो रखी है। कैसे, जैसे कि देखिए सबसे पहले मेरे पास डेट का कॉलम है, तो यहाँ पर देखिए डेट आ रहा है, ठीक है, डेट का कॉलम। इसके बाद प्रोडक्ट का कॉलम है, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट। इसके बाद यहाँ पर कंपनी, तो कंपनी। इसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी, अमाउंट, अमाउंट, फिर टोटल अमाउंट। यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये मेरे डेटा के अनुसार यहाँ पर कॉलम फील्ड शो हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको असेंडिंग ऑर्डर में शो करना, तो जैसे ही मैं यहाँ पर शॉर्ट A to Z पे क्लिक करूँगा तो अमाउंट वाला सबसे टॉप पे आ जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट वो A से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मतलब सारे अल्फ़ाबेटिकली आ जाएंगे A to Z। देखिए यहाँ पर A से अमाउंट, C से कंपनी, फिर D, फिर P, फिर Q, T, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी जो फील्ड्स है वो आपके डेटा के अनुसार आए, तो आपको क्या करना है, इसको चेक कर देना है, ओके, तो आपके डेटा के अनुसार होएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास अब प्रिंटिंग के। प्रिंटिंग में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर प्रिंट एक्सपेंड कॉलैप्स बटन्स व्हेन डिस्प्ले ऑन पाइवट टेबल। तो अगर हम अपने एक्सपेंड और कॉलैप्स वाले बटन को प्रिंट करना चाहते हैं अपने पाइवट टेबल के साथ, तो हम वो कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है मैं इनको हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं टोटल अमाउंट को वैल्यूज़ में रख लेते हैं, और यहाँ पर जो कंपनी है उनको मैं प्रोडक्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बटन शो हो रहे हैं कॉलैप्स और एक्सपेंड वाले। अगर हम चाहते हैं इनको भी प्रिंट करना अपनी पाइवट टेबल के साथ, तो हम वो कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl P प्रेस करेंगे सबसे पहले। तो
कंट्रोल पी प्रेस करते ही हमारे पास ना यहाँ पर एक लाइन आ जाती है। इससे ही पता चलता है हमारे जो एक्सेल की शीट में जो पेजेस होते हैं वो कहाँ ब्रेक हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन आ रही है, यानी ये जो पेज है यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। मैं सबसे पहले तो अपनी पाइवट टेबल को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। ठीक है, मूव करने से क्या होगा कि जो मेरी पाइवट टेबल है वो एक अलग पेज पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आ रही है। ठीक है, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर जो बटन्स होते हैं कोलैप्स और एक्सपेंड वाले वो अभी शो नहीं हो रहे। तो मैं चाहता हूँ उनको भी प्रिंट करना, तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस पे जाऊँगा, प्रिंटिंग, और यहाँ पर देखिए ये जो पहला ऑप्शन है हमारा प्रिंट एक्सपेंड कोलैप्स बटन व्हेन डिस्प्लेड ऑन पाइवट टेबल, इस ऑप्शन को चेक करके ओके पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर जब इसको प्रिंट करूँगा तो देखिए ये बटन भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे साथ में। तो अगर आप इनको प्रिंट करना चाहते हो तो आपको इस ऑप्शन को चेक करना है, प्रिंटिंग वाले को, प्रिंटिंग में जाके पहला ऑप्शन। अगर आप इसको प्रिंट नहीं करना चाहते तो आपको इसको अनचेक करना है। ठीक है, तो मैं अनचेक कर दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारे बटन है वो यहाँ पर शो नहीं होंगे। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास यहाँ पर रिपीट रो लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज। ठीक है, तो रो लेबल कौन से होते हैं मैंने आपको बताया, ये हमारे रो लेबल है। जैसे कि प्रोडक्ट हमारा रो लेबल है क्योंकि वो हमारा टॉप पर कॉलम है। ठीक है, तो इनको प्रिंट करने के लिए मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ये कंपनी को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं कंपनी की जगह यहाँ पर डेट रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मंथ आ गया मैं इसको हटा देता हूँ, डेज़ को भी हटा देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा टेबुलर फॉर्म में ही वर्क करता है। किसमें? टेबुलर फॉर्म में ही। अब एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी पाइवट टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि मैं इसको मूव करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा डेटा नहीं है कि मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाऊँ। अगर मैं डेटा यहाँ पर बनाऊँगा, एडिट करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं एक काम करने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो मेरा पेज ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पर मैंने अपनी पाइवट टेबल को रख दिया कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये हमारे पास ये जो हमारा डेटा है ये हमारा नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, और यहाँ पर ये हमारा प्रिंटर जो है ये हमारा रो लेबल है। ठीक है, ये हमारा एक लेबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं कंट्रोल पी प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल पी प्रेस करा, मैं यहाँ पर अभी अपने पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले पेज पे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा डेटा शो हो रहा है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ अच्छे से दिखे, जिससे कि देखिए ये हमारा लेबल शो हो रहा है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और यहाँ पर प्रिंटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका हमारे पास अभी 2 ही डेट का डेटा है। यहाँ पर मैं इसको जब नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए प्रिंटर, ये देखिए हमारा लेबल यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, लेबल है, रो लेबल है, और यहाँ पर देखिए बाकी डेटा दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं उस ऑप्शन को अनचेक कर दूं, क्योंकि वो ऑप्शन मैंने यहाँ पर चेक कर रखा है, ठीक है, इसको मैंने यूज़ करा था, अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, ये जो रिपीट रो लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज है, तो जो हमारा जो प्रिंटर था, जो हमारा नेक्स्ट पेज पे भी शो हो रहा था, वो अब हमें वहाँ शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो दिखा दूँ, ये हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा, ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पर प्रिंटर जो लेबल है वो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर भी शो करना है जिससे हमें पता चले कि ये जो डेटा है इसका लेबल क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इसको यहाँ पर हम कर देंगे, प्रिंटिंग में जाएंगे, यहाँ पर इसको चेक करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जो प्रिंटर है, जो लेवल है, वो हमारा अब नेक्स्ट पेज पे शो होगा। जैसे देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पर भी देखिए वो प्रिंटर शो हो रहा है। तो ये होता है हमारा रो लेवल। ठीक है, मैंने ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं करा, मैंने इसी डेटा को जस्ट नेक्स्ट पेज पे मूव करके आपको शो करके बता दें। कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल है। अगर डाउट लगे तो कमेंट कर देना, क्लियर कर दूँगा। इसके बाद देखिए इसमें एक और ऑप्शन है जो कि है सेट प्रिंट टाइटल। सेट प्रिंट टाइटल्स क्या होता है, जैसे कि कंट्रोल पी प्रेस कर रहे हैं अभी हम, और यहाँ पर हम अपने डेटा पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट, डेट, सम ऑफ टोटल अमाउंट, ये हमारा टाइटल है। ठीक है, ये हमारा टाइटल है, और ये देखिए ये अभी हमें इसी पेज पे शो हो रहा है। लेकिन जैसे हमारा डेटा दूसरे पेज पे मूव हो रहा है तो यहाँ देखिए वो हमारा जो टाइटल है वो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो जिस तरीके से हमने अपने रो लेवल को शो करा, इसी तरीके से हम अपने टाइटल को भी शो कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी हम इस तरीके से चेक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो टाइटल हमें इस पेज पे शो हो रहा है, लेकिन हम जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर भी हमारा जो टाइटल है वो शो हो रहा है, प्रोडक्ट,
डेट सम ऑफ टोटल अमाउंट, ठीक है। और अगर हम नहीं चाहते इनको शो करना, जैसे कि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा लेबल रिपीट हो हर पेज पे या फिर टाइटल रिपीट हो, तो इनको अनचेक करेंगे, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, तो देखिए जो हमारा फ्रंट पेज होगा उस पर हमारा पूरा डेटा, यानी हमारी जो टाइटल शो हो रहा है, जो हमारे लेबल हो रहे हैं वो शो होगा। लेकिन अगर आपका डेटा नेक्स्ट पेज पे जा रहा है तो वहाँ पर आपको टाइटल शो नहीं होगा और रो लेबल भी शो नहीं होगा, अगर आपने इन दोनों ऑप्शन को अनचेक कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डेटा का, और डेटा में हमें सेव सोर्स डेटा विथ फाइल का एक ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या करता है, अगर आपने किसी दूसरी फाइल से किसी दूसरी फाइल, यानी अगर आपके पास 2 एक्सेल की फाइल है और आपके पास पहली एक्सेल की फाइल में डेटा है, दूसरी एक्सेल की फाइल में कोई डेटा नहीं है, और आप पहली वाली एक्सेल की फाइल के डेटा की मदद से दूसरी एक्सेल की फाइल में पाइवट टेबल बनाना चाहते हो, तो जो भी आप पाइवट टेबल बनाओगे और अगर आपने इस ऑप्शन को चेक कर रखा है तो पहली वाली एक्सेल की फाइल का डेटा दूसरी वाली एक्सेल की फाइल में भी पाइवट टेबल के साथ वो डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप पहली वाली फाइल को डिलीट भी कर दोगे तब भी आपकी पाइवट टेबल वर्क करेगी एकदम बढ़िया तरीके से। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, अभी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ऑप्शन वर्क करता है। सबसे पहले तो इस वाली पाइवट टेबल को मैं मूव करके ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें 2 एक्सेल की फाइल की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर कंट्रोल एन प्रेस करके एक और एक्सेल की फाइल मैंने ओपन कर ली। अब यहाँ पर मैं शिफ्ट राइट बटन प्रेस करके यहाँ पर राइट एरो बटन प्रेस करूँगा, शिफ्ट नहीं सॉरी, विंडो जो की होता है उसको प्रेस करके राइट बटन जो होता है एरो की में उसको प्रेस कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं जो मेरी पहली एक्सेल की फाइल है उसको मैं लेफ्ट साइड में कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर व्यू टैब में जाके अरेंज पे क्लिक करके यहाँ पर वर्टिकल को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करोगे, इससे भी अरेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी एक्सेल की फाइल है और ये हमारी एक एक्सेल की फाइल है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या चाहता हूँ, इस एक्सेल की फाइल में जो डेटा है, इस एक्सेल की फाइल के डेटा की मदद से अपनी दूसरी एक्सेल की फाइल में एक पाइवट टेबल क्रिएट करना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी इस वाली एक्सेल की फाइल में जाऊँगा, इसके बाद होम टैब पे जाऊँगा, सॉरी इंसर्ट टैब में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए मेरी इसने पूरा डेटा सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर मेरा टेबल का नेम आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और लोकेशन में हम अपनी दूसरी वाली जिस पे हमको पाइवट टेबल क्रिएट करनी है, दूसरी वाली एक्सेल की फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सेल को सिलेक्ट कर देंगे जहाँ पर हमें पाइवट टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस डेटा की मदद से अब हम यहाँ पर दूसरी एक्सेल की फाइल में पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ प्रोडक्ट को, ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट आ गए, और यहाँ पर मैं अमाउंट रख लेता हूँ, ठीक है। छोटी सी एक पाइवट टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें पाइवट टेबल एनालाइज टैब और डिज़ाइन टैब मिलेगा, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो डेटा टैब है यहाँ पर भी हमें वो ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा चेक रहेगा, सेव सोर्स डेटा विथ फाइल, यहाँ पर मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, देखिए कुछ भी काम कर पा रहा हूँ, ठीक है, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ पर ऑप्शंस में जाके डेटा वाले टैब में इस ऑप्शन को मैंने कर दिया अनचेक, अनचेक करा, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर कंपनी को यहाँ रख रहा हूँ, हो रहा है, वर्क हो रहा है। यहाँ पर मैं क्वांटिटी को यहाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मैंने इसको अनचेक कर दिया, ठीक है। अब अनचेक करने से ये होगा कि जब तक मैं अभी इस एक्सेल की फाइल पे करंटली वर्क कर रहा हूँ ये काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इस एक्सेल की फाइल को यहाँ पर सेव करा, मैं इसको यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, मोर ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। डेस्कटॉप पे यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ 1-2 दे देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको सेव करा, और मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, वो ऑप्शन मैंने अनचेक कर दिया यहाँ पर, ठीक है, अनचेक कर रखा है। अगर देखिए अभी मैं अभी भी कुछ भी काम करूँगा तो बिल्कुल सारा काम होगा पाइवट टेबल में, देखिए बिल्कुल वर्क कर रही है। लेकिन मैंने इसको सेव करा और मैंने इसे क्लोज़ कर दिया, ठीक है, मैंने इस एक्सेल की फाइल को क्लोज़ करा। मैं उस एक्सेल की फाइल को देखिए डेस्कटॉप से फिर से ओपन कर रहा हूँ 1-2 वाली को, ठीक है। अब देखिए ये मैं ओपन हो गई है, ठीक है, और यहाँ पर इनेबल कंटेंट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल के ऑप्शन आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कंपनी को उठा के डाल रहा हूँ यहाँ पर रोज़ में, तो देखिए अब मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता, कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रहा। यहाँ पर मैं पाइवट टेबल एनालाइज टैब में जाऊँ और यहाँ पर देखिए ऑप्शन पे क्लिक करूँ तब भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि देखिए इस एक्सेल ये वाली जो हमारी फाइल है इसमें सबसे पहली बात तो ये डेटा ही नहीं है,
ठीक है। और यहाँ पर मैंने उस ऑप्शन को अनचेक करा, जिससे कि उसने क्या करा, जो भी इस एक्सेल की फाइल से मैंने इस एक्सेल की फाइल की मदद से पाइवट टेबल क्रिएट करी थी, उसने उसका डेटा यहाँ पर सेव ही नहीं करा इस पाइवट टेबल के साथ। इसलिए मैं यहाँ पर देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस ऑप्शन को चेक करके रखता, ठीक है, तब क्या होता, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ और फिर से पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर विंडो राइट बटन प्रेस करके मैंने इसको राइट साइड में रखा, इसको लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पर मैं इंसर्ट टैब में जा रहा हूँ, फिर से पाइवट टेबल पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट लोकेशन में इस वाले फाइल के सेल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ओके, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रख लेता हूँ और इस बार मैं क्वांटिटी रख लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं उस ऑप्शन को हमने चेक कर रखा है या फिर अनचेक कर रखा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पर मैं ब्राउज़ करूँगा और डेस्कटॉप, और यहाँ पर मैं इसका 1 2 3 ये नाम दे देता हूँ, ठीक है। पहली वाली हमारी 1 2 थी और इसका मैंने 1 2 3 रख दिया, ठीक है। सेव होगी ये फाइल। यहाँ पर देखिए अगर मैं अभी इसमें कुछ भी चेंजेस करूँ तो वो सब कुछ होता रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट को कॉलम में डालूँ या फिर कुछ भी, सारा वर्क करेगा, ठीक है। और इस बार हमने क्या कर रखा है, इस ऑप्शन को यहाँ पर चेक करके रख रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर चेक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव करके यहाँ पर इस एक्सेल की फाइल को मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है, क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मैं फिर से इस एक्सेल की फाइल को ओपन कर रहा हूँ, पाइवट टेबल जिसमें हमने बनाई थी, ठीक है। इनेबल कंटेंट कर देते हैं, यहाँ पर जा रहे हैं। अब देखिए अब मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ, कंपनी को मैं डाल रहा हूँ कॉलम में, तो देखिए यहाँ पर आ गया। यानी जो हमने वहाँ पर उस ऑप्शन को सेव करके रख रखा था, जो सेव वाला ऑप्शन था, यहाँ पर मैं ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये ऑप्शन भी खुल रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने इसको चेक करके रख रखा था, तो अगर ये चेक रहता है तो किसी भी फाइल से, अगर हमने किसी भी फाइल के डेटा की मदद से अगर हमने पाइवट टेबल क्रिएट करी है, तो ये क्या करता है, उसके डेटा को भी सेव कर लेता है, ठीक है। अगर मैं इस एक्सेल की फाइल को डिलीट कर दूँ, ये वाली जो एक्सेल की फाइल है इसे मैं डिलीट भी कर दूँ, तब भी ये जो हमारा इसमें ये जो पाइवट टेबल वर्क कर रही है, ये ऐसे ही वर्क करती रहेगी, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं, तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा वाला, ये ऑप्शंस वाला, इसी तरीके से वर्क करता है कि अगर आप पाइवट टेबल क्रिएट कर रहे हो किसी दूसरे फाइल के डेटा की मदद से, तो जो भी उसका डेटा है वो सेव कर देता है। लेकिन जैसे आप इसे अनचेक कर दोगे, इसके बाद सेव करके क्लोज करोगे, तो वो जो लिंक होता है या फिर जो भी डेटा इसने सेव किया होता है, वो डेटा ये लॉस कर देता है, ठीक है। तो डेटा चले जाएगा तो फिर आप कुछ भी चेंजेस अपडेट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें इनेबल शो डिटेल, ठीक है। इनेबल शो डिटेल क्या करता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं इस तारीख पे गया, यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर मैंने देखिए टोटल अमाउंट पे क्लिक करा सीपीयू के इस पे, यहाँ पर मैं ना डेट हटा देता हूँ, ठीक है, डेट हटा देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सीपीयू का टोटल अमाउंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शो डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे पूरी डिटेल बता देगी कि सीपीयू का टोटल अमाउंट हमारा कहाँ कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। जैसे कि सीपीयू प्रोडक्ट है, ये डेट है, जहाँ जितनी डेट को सेल हुआ, ये कंपनी है, क्वांटिटी बता रहा है, अमाउंट बता रहा है और ये टोटल सेल बता रहा है, ठीक है। तो इसने पूरी डिटेल बता दी यहाँ पर जब हमने शो डिटेल पे क्लिक करा। और ये जो ऑप्शन है ये हमारा यहाँ से भी वर्क करता है, देखिए इनेबल शो डिटेल। अभी ये चेक है इसलिए मैं यहाँ पर शो डिटेल कर पा रहा था, लेकिन इसको मैं अगर अनचेक करूँ, ओके पे क्लिक करूँ, अब देखिए यहाँ पर जो इसकी डिटेल है, देखिए मैं यहाँ पर से नहीं चेक कर पा रहा। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ फिर भी वो डिटेल जो है मुझे नहीं शो कर रहा, देखिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस ऑप्शन को यहाँ पर चेक कर दूँ वापस, जैसे मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ओके, अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डिटेल ये दिखा देगा, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन को भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग दी फाइल, ये क्या काम करता है, जैसे कि अगर आपने कुछ भी चेंजेस करा, ठीक है, आपने अपने इसमें चेंजेस करा और आप चाहते हो जब भी आपकी आप अपनी एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करो तो जो भी आपने चेंजेस करे हैं वो रिफ्रेश हो जाए। कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखिए सीपीयू लिखा है, मैं यहाँ पर इसमें कुछ अमाउंट में चेंज कर देता हूँ। अमाउंट नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं कंपनी रख देता हूँ, कंपनी नहीं डेट ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं यहाँ पर,
ठीक है, और यहाँ पर मैं टोटल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 18 तारीख का है, यहाँ पर 18 तारीख का है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 13। ठीक है, 13 क्वांटिटी होगी। और यहाँ पर देखिए जो इसका टोटल हो गया, अब वो 95,212 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 8,000 ये कुछ, यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस से सेव करा। अब मैं इस एक्सेल की फ़ाइल को कर रहा हूँ क्लोज़। ठीक है, क्लोज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से इस एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करूँगा। ठीक है, देखेंगे कि क्या वो चेंजेस देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए चेंजेस नहीं मिला देखने को। अब यहाँ पर इसमें जाएंगे पाइवेट टेबल एनालाइज टैब में, ऑप्शंस पे जाएंगे, और यहाँ पर डेटा। अब देखिए हम इस ऑप्शन को करेंगे चेक। ठीक है, इस ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो पुराना वाला था इसको रिफ्रेश करके अपडेट कर देते हैं, और यहाँ पर फिर से कुछ अपडेट करते हैं। जैसे कि 4 तारीख का ये है, मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी कर देता हूँ। तो देखिए अब ये हो गया 54,000, और ये है हमारा 10 तारीख ये वाला। ठीक है, यही है। एक मिनट में अंडू कर देता हूँ, ये नहीं है, ये हमारा 4 और 20। ठीक है, 4-20 ये वाला है। ठीक है, 41,075। तो यहाँ पर मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया है कुछ 59,250, लेकिन यहाँ पर ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो अब देखिए मैं कंट्रोल एस से इसको सेव कर रहा हूँ, इसके बाद क्लोज़ कर रहा हूँ। इसके बाद इस एक्सेल की फ़ाइल को फिर से ओपन करेंगे, देखते हैं कि जो भी हमने वहाँ पर चेंजेस करा है क्या वो देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर वो देखने को मिल गया। ठीक है, तो अगर आप इस ऑप्शन को चेक करते हो, ये वाले ऑप्शन को, तो जो भी आप चेंजेस करते हो इसके बाद जब आप अपनी एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करोगे, तो अगर आपने रिफ़्रेश नहीं किया तो भी ये क्या करेगा कि उसको रिफ़्रेश कर देगा आपके डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ आइटम टू रिटेन पर फील्ड। ठीक है, अब ये क्या करता है, इस ऑप्शन को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं कंपनी को यहाँ रख लेता हूँ, और यहाँ पर डेट को हटा देते हैं। ठीक है, डेट को हटा देते हैं, और यहाँ पर देखिए मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास देखिए काफ़ी सारे, एक काम करते कंपनी नहीं, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रख लेता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट से थोड़ा और आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 ही हमारे पास, एक CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये CPU है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला CPU आ रहा है, मैं CPU इसको कर देता हूँ, इसका CPU 1 2 3 कर दिया मैंने, CPU 1 2 3। अब मैं यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर नहीं आया। मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर CPU 1 2 3 आ गया, और यहाँ पर भी देखिए CPU 1 2 3 लिख कर आ रहा है फिल्टर में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको वापस पहले जैसे कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको हटाया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, पहले जैसा हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये फिल्टर में CPU 1 2 3 अभी भी शो हो रहा है। ठीक है, CPU 1 2 3 अभी भी शो हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं और उसके बाद में हटा दे रहे हैं, तो ये फिल्टर में इनको ना रखे। जैसे CPU 1 2 3 मैंने यहाँ पर चेंजेस किया, इसके बाद मैंने उसको रिमूव करा, तो देखिए यहाँ पर सब कुछ डेटा सही है, यहाँ सही हो गया, लेकिन फिल्टर में अभी भी शो कर रहा है। तो हम चाहते हैं ये सब चीज़ें नहीं रखे, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, डेटा टैब, और ये ऑटोमेटिक को क्या कर देंगे, नन करने से क्या होगा कि जो भी यहाँ पर वो जो रखता है वो चीज़ें नहीं रखेगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए यहाँ पर उसने हटा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको नन का मतलब तो समझ में आ गया। अगर नन कर दोगे तो कुछ भी नहीं रखेगा जो भी आप यहाँ पर चेंजेस करोगे। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन होता है मैक्स। मैक्स क्या करता है, आप यहाँ पर नंबर दे सकते हो कि आप 2 से ज़्यादा नहीं रखना चाहते, मतलब अगर आपने 2 दिया तो ये 2 रखेगा, लेकिन 2 से ऊपर नहीं रखेगा। कैसे, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं CPU 1 कर देता हूँ, और एक कर देता हूँ CPU 2 कर देते हैं, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ CPU 3 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए CPU 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए फिल्टर में CPU, फिर CPU 1 2 3। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर जाके इसको पाइवेट टेबल एनालाइज टैब में जाके, अगर डेटा टैब में जाके ऑटोमेटिक करेंगे तो ये रखेगा। अगर मैं यहाँ से डिलीट भी कर दूंगा तब भी ये फिल्टर में सभी को रखेगा, और अगर मैं नन कर दूंगा, इसके बाद मैं रिफ्रेश करूंगा, अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ CPU 1 2 3 को, तब ये सबको रिमूव कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये 2 को रखे, तो यहाँ पर मैक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर 2 टाइप कर देंगे बस। तो ये क्या करेगा, CPU 1 2 रखेगा, और ये जो 3 है इसको रिमूव कर देगा, देखना। ओके, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो CPU 3 है, मैं यहाँ पर जाके सबसे पहले इसको हटाऊँगा। ठीक है, मैंने हटाया। अब देखिए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश करा, CPU, ठीक है 1 2,
ठीक है, यहाँ पर अब इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर CPU 1 2 3 आ रहा है। यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा CPU यहाँ पर अभी देखिए एक दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी एक ही को करा है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और डिलीट कर दूंगा। ठीक है, 2 भी गया, यहाँ पर फिर से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर से भी गया। यहाँ पर देखिए CPU 2 3 1 2 3 अभी भी शो कर रहा है, लेकिन देखिए अब मैं यहाँ पर इसको भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एकदम CPU आएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सभी CPU आ रहा है। यहाँ पर देखिए CPU 1 2 जो तीसरा वाला था वो चले गया। क्यों चले गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें 2 दे रखा है, डेटा में यहाँ पर 2। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो सिर्फ ये अब एक ही को ही रखेगा, यानी ये CPU 1 रखेगा। देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब ये CPU 1 रख रहा है। तो जितने आप वहाँ पर रिटेन करना चाहते हो ना, आपको वहाँ पर उतना नंबर देना है। और अगर आप 0 करोगे तो एक भी नहीं रखेगा, नन करोगे तो एक भी नहीं रखेगा, ऑटोमेटिक रखोगे तो ये सभी को ही रखता है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑटोमेटिक की जगह नन कर दूंगा। ओके, तो देखिए अब ये यहाँ पर CPU 1 दिखा रहा है। यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब वो भी नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद डेटा टैब के बाद यहाँ पर ये हमारा व्हाट इफ एनालिस्ट का है, और इसके अलावा जो OLAP टूल्स में उसमें यूज़ होगा। अब यहाँ पर ऑल टेक्स्ट क्या करता है, यहाँ पर आप अपनी पाइवेट टेबल के बारे में बता सकते हो। ठीक है, जैसे कि टाइटल हो गया हमारा सेल डेटा। ठीक है, सेल डेटा पाइवट। ठीक है, पाइवट टेबल कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखते हो, जैसे कि दिस इज़ माई सेल डेटा। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो बस। ठीक है, एक तरीके से टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, बस। इसके बाद ऑप्शंस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ऑल टेक्स्ट के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी तरीके से हम देखिए पाइवट टेबल के इन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और जो ऑप्शन यहाँ पर मैंने छोड़ दिए, स्किप कर दिए, ये हमारे OLAP या फिर जब हम सर्वर की मदद से जब डेटा यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल डेटा इंपोर्ट करके, तब ये जो ऑप्शंस कुछ रह गए हैं मैं इन ऑप्शंस को भी क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।